उत्तर भारत में जगह जगह पर एक छोटी सी दुकान पर आपको धोती और कुर्ता पहने एक व्यक्ति जरूर दिखेगा। उसके होठ और जीभ लाल रंग से सने होंगे और चेहरे पर वह एक मुस्कान लिए बैठा होगा। लाल रंग से तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर यहाँ पर बात किसकी हो रही है। हाँ, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आपको बता दें कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पान वाला है। बहुत लंबे वक्त से ये पान वाले भारत के लोगों की जुबां पर एक ऐसा स्वाद देते आ रहे हैं जिसे आज तक नहीं बदला जा सका है। पान जिसे कुछ लोग खाने के बाद खाते हैं, कुछ स्वाद के लिए खाते हैं तो कुछ दवा के रूप में खाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसका इस्तेमाल पूजा के लिए करते हैं। सदियों से पान लोगों की अलग अलग ज़रूरतें पूरी करता आ रहा है। आज तक कोई भी इसकी जगह नहीं ले पाया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे शुरू हुआ पान का ये रसीला सफ़र। पान की शुरुआत आज या कल की नहीं बल्कि आज से कई हजार साल पहले की मानी जाती है। धारणाओं की माने तो खुद भगवान शिव और माता पार्वती ने मिलकर पान का पहला बीज बोया था। उन्होंने हिमालय में मौजूद एक पहाड़ पर इसका बीज बोया था और उस दिन के बाद से ही पान की असली शुरुआत हुई थी। इसके बाद से ही पान के पत्ते को एक पवित्र पत्ते के रूप में जाना गया है और हिंदू रस्मों रिवाज में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। पूजा हो या फिर कोई और शुभ काम, पान के पत्ते को उसमें जगह जरूर मिली। इसे तुलसी, दूर्वा घास और बिल्वा के समान जरूरी माना जाता है। पान का जिक्र सिर्फ भगवान शिव तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इसके बारे में रामायण और महाभारत में भी लिखा गया है। जहाँ भगवान शिव के समय पान का पत्ता बस एक पवित्र पत्ते के रूप में जाना गया, वहीं दूसरी ओर रामायण और महाभारत में इसे माला और पूजा सामग्री के रूप में देखा गया। माना जाता है कि रामायण में पान का जिक्र आता है जब भगवान हनुमान माता सीता से पहली बार मिलते हैं। वह श्री राम का संदेश माता सीता तक पहुंचाने लंका की अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। वहां पर भगवान हनुमान माता सीता से मिलते हैं और उन्हें श्री राम का संदेश देते हैं। संदेश पाकर माता सीता बहुत प्रसन्न हो जाती है। वह भेंट में भगवान हनुमान को कुछ देने के बारे में सोचती है, मगर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। तभी उनकी नज़र वहां मौजूद पान के पत्तों पर पड़ती है। उन्हें इकट्ठा करके वह एक माला का निर्माण करती है और भगवान हनुमान को वह माला प्रदान करती है। धारणाओं के अनुसार इस कारण ही भगवान हनुमान को पान के पत्ते अर्पित करने का रिवाज शुरू हुआ है। महाभारत में पान के पत्ते को यज्ञ की एक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में दर्शाया गया है। माना जाता है कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद अर्जुन द्वारा एक यज्ञ किया जाना था। यज्ञ शुरू होने से पहले पंडित ने अर्जुन से पान के पत्ते लाने को कहा। अर्जुन ने बहुत खोजा मगर उनके आसपास पान के पत्ते नहीं थे। उन पत्तों के बिना पूजा शुरू नहीं हो सकती थी। इसलिए अर्जुन को नागलोक जाना पड़ा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पान के पत्ते मिल सकते थे। इसके बाद अर्जुन को नागलोक की रानी से पान के पत्ते मांगने पड़े, जिसके बाद ही यज्ञ संपन्न हो पाया। कहते हैं कि इस कारण ही पान के पत्ते को नागरबेल भी कहा जाता है। पौराणिक बातों का तो कोई खास प्रमाण नहीं मिलता है, मगर आयुर्वेद में जरूर पान के इस्तेमाल के सबूत मिलते हैं। हजारों सालों से पान के पत्तों को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी के साथ मिलकर कुछ और आयुर्वेदिक विद्वानों ने पान की खूबियाँ जानी थी। सबसे पहले उन्होंने इसका इस्तेमाल एक चूहे पर करके देखा। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि मनुष्य भी इसे खा सकते हैं, तब उन्होंने मनुष्य पर इसके प्रभाव देखे। इसमें सबसे पहला प्रभाव जो उन्होंने देखा वह था अच्छी पाचन शक्ति। इतना ही नहीं, चिकित्सा शास्त्री सुश्रुत का भी मानना था कि पान खाने से आवाज़ साफ रहती है, मुंह से दुर्गंध नहीं आती और जीभ भी ठीक रहती है। यही कारण है कि पान इतने लंबे समय से आयुर्वेदिक दवाई के रूप में प्रसिद्ध है। पान एक समय तक सिर्फ हिंदुओं में ही इस्तेमाल किया जाता था, मगर वक्त के साथ बाकी धर्मों ने भी इसे अपनाया। इसे लोगों ने न सिर्फ अपनाया
बल्कि एक समय तो पान को काफ़ी अहमियत दी जाती थी। यह समय था जब भारत पर मुगलों का राज चलता था। उस दौरान ही पान को उसका नया रूप भी मिला जो आज भी देखने को मिलता है। माना जाता है कि पान में चूना, इलायची और लौंग जैसी चीज़ों को डालने का काम मुगलों द्वारा ही शुरू किया गया था। वह अपने पान के पत्तों में इन्हें डालकर अक्सर खाया करते थे। शाही दरबार में तो हर किसी की पसंद हुआ करता था। यूं तो इसे एक आम माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, मगर यह हर किसी को नहीं दिया जाता था। धारणाओं की माने तो मुगल सिर्फ अपने खास लोगों और दोस्तों को ही पान की पेशकश किया करते थे। वक्त के साथ मुगल काल में पान की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। इसके पत्ते बड़ी तादाद में शाही दरबार में भेजे जाते थे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मोहाब में तो पान को पैसे के तौर पर देखा जाता था। मुगल काल में मोहाब के लोगों से भूमि कर न लेकर मुगल उनसे पान के पत्ते लिया करते थे। यह दर्शाता है कि पान को आखिर कितना पसंद किया जाता था। वक्त बदला और पान सिर्फ एक खाने की ही नहीं बल्कि खुद पर लगाने की चीज़ भी बन गया। काफ़ी लंबे समय तक सिर्फ पुरुषों ने इसका स्वाद लिया, मगर नूरजहां ने इसे बदल दिया। पान खाने के कारण पुरुषों के होंठ काफ़ी लाल हो जाते थे और ये लाली काफ़ी वक्त में जाया करती थी। उनके होंठ इस कारण काफ़ी अजीब लगा करते थे, क्योंकि सिर्फ महिलाएं अपने होठों को लाल किया करती थी। जब इस बात पर नूरजहां ने गौर किया तो उनके दिमाग में पान को एक मेकअप का सामान बनाने का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे अपने होठों पर लाली लाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद उन्होंने पान को एक बिल्कुल ही नया रूप दे दिया। उन्हें देख बाकी महिलाओं ने भी पान को अपने मेकअप के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके बाद तो पान खाना उत्तर भारत में इतना आम हो गया कि लखनऊ जैसी जगह पर यह एक संस्कृति बन गया। आज पान को कई नए रूप मिल गए हैं, मगर आज भी इसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। आज भी पान में वही पहले सी बात है, बनारसी, सादा, मीठा, चॉकलेट और न जाने कितने ही प्रकार के पान भारत में मिलते हैं। जगह जगह पर इसका स्वाद बदलता जाता है, मगर इसे चाहने वाले नहीं बदलते। आस्था से लेकर लाइफस्टाइल तक पान हमसे जुड़ा हुआ है और आगे भी ये ऐसे ही जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों, ये था पान का शानदार इतिहास। दोस्तों, अगर आपको भी पान अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।